बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है और जिन प्रॉपर्टीज को हमने आज डिस्कस करना है बेटे, उनमें हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक एक्टिविटी, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी से। आपके पास बेटा बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break the bond or is the amount of energy released when bonds are formed between atoms। ये बहुत ही आसान है। आपने जो है वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए इसको डिस्कस किया है। मेटालिक बॉन्ड बने तो मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो बाइंडिंग एनर्जी है। बॉन्ड ब्रेक करना हो तो जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो बाइंडिंग एनर्जी है। आमतौर पर मेटल्स में जो टफनेस आती है, जो स्ट्रेंथ आती है, ये स्ट्रेंथ या टफनेस अपनी बाइंडिंग एनर्जी की वजह से आती है। यानी मेटल जितने ज्यादा बॉन्ड बनाए और मेटालिक बॉन्ड बनाए तो उतने ही ज्यादा उनके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ में इजाफा होता चला जाएगा। बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके पास हाई होते चले जाएंगे। इस किस्म का बिहेवियर हमें यहाँ पे नजर आता है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एलिमेंट जो है, इसको आप अगर चेक करना चाहें तो इसको चेक करने का क्राइटेरिया बहुत ही आसान है कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर लें। जब आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आपको खुद ब खुद क्लियर होती जाएगी। जैसे मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक को लिख रहा हूं। स्कैंडियम के केस में कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी 4s2 3d1। टाइटेनियम के केस में 4s2 3d2। ये बात आपने याद रखनी है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि जो d ऑर्बिटल होते हैं ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होते हैं और इस डिवीजन का मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अगले डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो टाइटेनियम में 3d2 का मतलब ये है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हैं। स्कैंडियम में इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि स्कैंडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं वो चलो सिंपल डी के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देन हम बात करते हैं वनेडियम की। तो बेटा वनेडियम में 4s2 है। चले मैं अब आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। 3dxy है, 3dyz है, 3dzx है, 3dx2y2 है, 3dz2। तो वनेडियम में आपके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम अनयूजुअल केस था और हमने ये पढ़ा था कि क्रोमियम ऐसा एलिमेंट है कि जिसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सबसे ज्यादा है। यानी आप अगर फोकस करें तो इसके डी ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और एस में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मिलाकर ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं। मैंगनीज फिर से 4s2 हो जाएगा, जबकि डी ऑर्बिटल के केस में आपके पास फिर से एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। Zx में एक इलेक्ट्रॉन, 3dx2y2 एक इलेक्ट्रॉन, 3dz2 एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। आफ्टर मैंगनीज हमारे पास क्राइटेरिया रिवर्स हो जाएगा। हमने ये पढ़ा था कि 4s2 होगा और फिर 3dxy, yz, zx, x2y2 एंड z2 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है। आपको अगर समझने में परेशानी हो तो आप इसको साथ साथ जो है वो देखते रहिएगा।
मैं इससे ज़्यादा फर्दर डिटेल में आगे नहीं लिखता, ठीक है। मैं आपको जस्ट जो बिहेवियर बताना चाह रहा हूँ वो आप यहाँ पे सोच लें। स्कैंडियम से स्टार्ट करें तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा हो रहा है। स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम में 2, वनेडियम में 3, क्रोमियम में मैंगनीज में मैक्सिमम है। लेकिन आफ्टर मैंगनीज जब हम आयरन की बात करते हैं तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो बेटा आपके पास जो क्राइटेरिया डेवलप होगा वो कुछ यूं होगा कि ये ग्राफ यूं करके इस तरह से जो है वो चलेगा, ठीक है। इसमें स्कैंडियम यहाँ है, टाइटेनियम यहाँ है, वनेडियम यहाँ, क्रोमियम और मैंगनीज अनयूजुअल होंगे, आयरन यहाँ है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक ऐसे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। क्रोमियम और मैंगनीज में अनयूजुअल ट्रेंड है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। ये स्मॉल मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाना शुरू कर देते हैं जिनमें वीक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से आमतौर पर बाइंडिंग एनर्जी ड्रॉप करती है। लेकिन इसके बाद फिर दोबारा से बाइंडिंग एनर्जी का ट्रेंड नजर आता है। आयरन के केस में आपके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। कोबाल्ट में 3 हो जाते हैं। देन निकल, कॉपर, जिंक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से इसी तरह से प्रॉपर्टीज को ड्रॉप करते हैं। आयरन कोबाल्ट को मैं थोड़ा सा जो है वो क्लोज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ये परेशानी ना हो कि इस तरह ये कम है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। तो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बॉन्ड उतने ही ज्यादा बनाए जाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। और जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो बेटा बाइंडिंग एनर्जी का ट्रेंड है, ये प्रॉपर्टी। मैं ये ग्राफ मिटा देता हूँ, बाकी कहानी जो है वो मैं लिखे रहने देता हूँ। हमारा अगला टॉपिक भी तकरीबन इसी से ही सॉल्व होगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद ये है कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी है कि वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकम्प्लीट या पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से दे कैन अकोमोडेट इजीली एज मैनी इलेक्ट्रॉन एज दे कैन, और ये आमतौर पर बहुत ज्यादा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी एक रीजन ये भी है कि आपके पास बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये सेम वही ट्रेंड भी चलता है, ठीक है। आपके पास अगर मैं लिख दूं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते जाएंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा होता जाएगा। मैंगनीज के बाद जब आयरन की बात करेंगे तो आयरन से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आयरन में 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कोबाल्ट से 2 आ जाएंगे, निकल में 3 आ जाएंगे, कॉपर में सारे पेयर्ड होंगे। तो जैसे जैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट की वैरायटी भी कम होती जाएगी। एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि इस पूरे सीरीज के लिए जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तमाम एलिमेंट 3D सीरीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लाजमी देते हैं, और ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये d ऑर्बिटल की वजह से नहीं है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का क्राइटेरिया हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जब फिल किए जाते हैं तो उसका जो रूल है उसको ऑफ बॉ रूल कहा जाता है। यानी जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है पहले वो फिल, लो एनर्जी ऑर्बिटल है पहले वो इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल और देन उससे हायर। इस तरतीब से 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है तो वो पहले फिल हो जाता है, जबकि 3d ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो बाद में फिल होता है। अब 4s ऑर्बिटल फिलिंग के लिहाज से तो सबसे पहले फिल हो रहा है, d ऑर्बिटल बाद में फिल हो रहा है। लेकिन बेटा जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है, और वो ये क्राइटेरिया है कि जो ऑर्बिटल हाईएस्ट n वैल्यू के साथ होगा वो पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 4s2 3d1 कंफिग्रेशन है फॉर स्कैंडियम तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए पहले s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बाद में निकलेंगे। तो +2 कंफिग्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर 4s 0 हो जाएगा जबकि 3d1 होगा। अगर d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए तो बेटा ये +3 कंफिग्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टाइटेनियम के केस में अगर आप देखें तो 4s2 और 3d2 कंफिग्रेशन है। +2 का मतलब ये है कि यहाँ से s ऑर्बिटल खाली हो गया, 4s 0 हो गया,
अगर डी में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +3 हो जाएगा, और अगर डी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये +4, यानी 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए। वनेडियम में भी +2 का मतलब ये है कि 4s खाली, लेकिन यहाँ पर डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 का मतलब ये है कि अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो +3, दूसरा निकला +4, और अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए तो ये +5। याद रहे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 1, 2 या 3 इन तीनों कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर हैं, अकेले अकेले हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं। क्रोमियम के केस में 4s2 3d4, इसको हमने अरेंज किया 4s1 3d5, ये कंफिग्रेशन आ गई। 5 इलेक्ट्रॉन डी के हैं जो अनपेयर हैं, छठा इलेक्ट्रॉन आपके पास एस में है जो अनपेयर है। ये सारे के सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर यूटिलाइज हो जाएं तो कंफिग्रेशन +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, और +6 भी हो सकती है। तो आपके पास बेटा कंफिग्रेशन जो है वो इस हिसाब से देखी जाए तो ये इंक्रीज करती है। इसके अलावा अगर डी ऑर्बिटल की बजाय सिर्फ एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्रोमियम के केस में आपको +1 कंफिग्रेशन भी मिल सकती है, ठीक है जी। मैंगनीज के केस में भी ऐसा ही है, आप +1 से स्टार्ट करें। मैंगनीज इज द ओनली एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो +7 तक कंफिग्रेशन आपको प्रोवाइड करता है, यानी इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 2 इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन बी में होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये एक एक करके अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता जाए तो +1 से +7 तक की कंफिग्रेशन आपको हासिल होगी। इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो कंफिग्रेशन लो होना शुरू हो जाएगी। 4s2 3d6, 6 का मतलब ये है कि अब आपके पास बेटा सिर्फ 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में मौजूद है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5 और सिर्फ +6, बस 4 इलेक्ट्रॉन डी के और 2 इलेक्ट्रॉन एस के, टोटल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन अगर यूटिलाइज होंगे तो ये +2 से +6 तक आपको जो है वो कंफिग्रेशन मिलेगी। कोवैलेंट के केस में बेटे आपके पास डी ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन या 2 आपके इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के यूटिलाइज हों तो टोटल +5 तक कंफिग्रेशन जाएगी। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं तो +2, डी का एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाए +3, दूसरा चला जाए +4, और अगर आखिरी भी चला जाए तो +5। तो जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट होती जाएगी बेटा कंफिग्रेशन फिर से कम होती जाएगी। आप 3d8 कंफिग्रेशन देख लें तो निकल के केस में डी सब शेल में सिर्फ 2 सिंगल या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास +2, +3 और +4 कंफिग्रेशन मिल सकती है। जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर किसी भी तरह से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके बाद आया था जी कॉपर। कॉपर के केस में बेटा कंफिग्रेशन कुछ यूं है कि ये 4s1 और 3d10 कंफिग्रेशन है। अगर s का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बेटा कॉपर बन जाता है +1। अगर s का इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए और d का इलेक्ट्रॉन भी एक निकल जाए तो ये कंफिग्रेशन हो जाएगी +2। एक इलेक्ट्रॉन निकलने से D9 कंफिग्रेशन आ जाएगी। D9 का मतलब ये है कि अभी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी अगर निकल जाए तो +3 कंफिग्रेशन भी कॉपर में देखी जा सकती है। जबकि आखिर में जो जिंक है बेटा, जिंक के केस में कहानी स्टैंडर्ड पे चली गई है, डी ऑर्बिटल को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सिर्फ एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो जिंक के केस में सिर्फ आपको +2 कंफिग्रेशन जो है वो नजर आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको एक दफा बुक से भी देख लीजिएगा आप लोग और इसको थोड़ा सा रीड भी कर लीजिएगा, लेक्चर को भी बार बार सुन लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी कैटालिटिक एक्टिविटी। बेटा कैटालिटिक एक्टिविटी में हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बहुत सारे रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट यूज किया जा चुका है। मैं सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज रीड कर देता हूँ। हमारे पास बुक में ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको बोर्ड पे लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसमें कहानियां जो है वो आपने बुक से ही याद रखनी है। आपके पास कहाँ कहाँ यूज हुए हैं, मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड बेटा मेथनॉल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम को एज अ कैटलिस्ट यूज किया गया है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में। आपने मैट्रिक के अंदर ये रिएक्शन पढ़ा था, वनस्पति घी तैयार करते हैं या वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी तैयार करते हैं, तो हाइड्रोजिनेशन के लिए निकल, प्लैटिनम या प्लेडियम का कैटलिस्ट यूज किया जाता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड को यूज करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड बहुत ही फेमस है, इसको यूज करते हैं प्लास्टिक तैयार करने में।
आगे चल के आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा कि पॉलीथीन प्लास्टिक जो है वो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से तैयार किया जाता है। वनेडियम पेंटाऑक्साइड बहुत फेमस है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में इसको यूज किया था। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाने के लिए वनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल किया है, आप इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं। इसके रिएक्शन देखे हैं आपने। इसके अलावा एक रिएक्शन बेटा आपने पिछले साल और पढ़ा था जो कि आयरन कैटलिस्ट का था, और वो अमोनिया की प्रिपरेशन हेबर्स प्रोसेस के अंदर पढ़ा था कि आयरन मेटल को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है वहाँ पे। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक बिहेवियर। ट्रांजिशन एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो बेटा ये तीन तरह की होती हैं। एक को नाम दिया जाता है पैरा मैग्नेटिक, एक को नाम दिया जाता है बेटे डाया मैग्नेटिक, और एक को कहा जाता है फेरो मैग्नेटिक। ठीक है जी। क्या फर्क क्या तीनों में? पैरा मैग्नेटिक टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, डायामैग्नेटिक अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, फेरोमैग्नेटिक itself मैग्नेटाइज्ड। तीन तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। पिछले साल आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये दो डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक पढ़ी थी आपने पैरामैग्नेटिज्म और एक आपने पढ़ी थी डायामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि अगर हमारे पास किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के डी सबशेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो बेटा ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन ऑब्जर्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इस फिनोमेना को कहा जाता है पैरामैग्नेटिज्म। बहुत सारे ऐसे आयन हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पर मैंगनीज +2 की बात करता हूँ, आयरन +3 की बात करता हूँ। ये ऐसे आयन हैं कि जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो बॉन्डिंग होने के बावजूद ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, या कोई भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इन्हें अपनी तरफ खींचता है। तो ये फिनोमेना आपके पास कहलाएगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। डायामैग्नेटिक बेटा, डायामैग्नेटिक वो होते हैं कि जो आमतौर पर मैग्नेटिक फील्ड से स्लाइट रिपल्शन फील करते हैं। अट्रैक्शन नहीं होगा, अब रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है जी। रिपल्शन क्यों होती है? रिपल्शन इसलिए होती है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर स्कैंडियम का वैलेंस शेल ऐसे खाली किया जाए कि उसमें से मौजूद तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एस ऑर्बिटल में से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, डी में से भी निकाल दें, तो स्कैंडियम +3 ऐसा होगा जिसके पास कोई सिंगल या अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। लिहाजा ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन फील करेगा, इसको नाम दिया जाएगा ये आपके पास डायामैग्नेटिक। इसी तरह अगर जिंक +2 को जो है वो आप फोकस कर लें तो जिंक के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल में है अगर वो निकाल दिए जाएं तो रिमेनिंग डी सबशेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, उसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लिहाजा ये भी मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन फील करेगा, ये भी कहलाएगा डायामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस हैं बेटा कि जो इटसेल्फ मैग्नेटाइज हो सकते हैं, खुद से इनको मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आयरन भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है। इनसे मैग्नेट बनाए जाते हैं, ये मैग्नेटाइज किए जा सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनको मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बारे में आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ते रहते हैं अक्सर औकात। तो ये जो मैग्नेट बनते हैं ये आमतौर पर जो सब्सटेंसेस होंगे इनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम दिया जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट यानी किसी भी एक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना हो कि एक सब्सटेंस जो है वो कितना ज्यादा मैग्नेटिक है या कितना कम मैग्नेटिक है, तो इस बिहेवियर का नाम होता है मैग्नेटिक मोमेंट। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है म्यू, और म्यू को कैलकुलेट किया जाता है n × n+2 स्क्वायर रूट, इस फॉर्मूला। ठीक है जी। n × n+2, आपके पास यहाँ पे n जो है ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इंडिकेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंगनीज में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आयरन में आपके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम यहाँ n की जगह प्लेस करते जाएंगे और सॉल्व करके स्क्वायर रूट लेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको हम नाम देंगे म्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट।
म्यू जो है इसके यूनिट्स लिखे गए हैं, इसके यूनिट्स होते हैं बेटा बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन यूनिट्स के साथ जो है ये म्यू रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपने यूनिट्स भी याद रखने हैं, ये अक्सर औकात एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपने बेटा इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है जी, यहाँ तक हमने जो है वो इसको देख लिया। ओके, सबसे लास्ट में हमारे पास बेटा प्रॉपर्टी एलॉय फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो एलॉय तैयार कर सकते हैं। एलॉय क्या होता है जी? मोल्टन मिक्सचर ऑफ मेटल्स। इसको अगर हम इकट्ठा कर दें, मेटल मिक्सचर की फॉर्म में हो, मोल्टन स्टेट में हो, मिक्स कर दी जाए, तो मिक्स होने के बाद वो सॉलिडिफाई होंगी, तो जो मिक्सचर आपको मिलेगा उसका नाम होगा एलॉय। ये हमारी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होने वाली अलॉय है। इसमें बहुत कीमती अलॉयज भी शामिल हैं और बाज़ औक़ात जो है वो हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए स्टील के साथ भी इसको मिक्स करके अलॉय के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं। स्टील इटसेल्फ एन अलॉय। तो आपके पास बेटा ये अलॉय फॉर्मेशन में इस्तेमाल होंगे। इसकी रीज़न क्या है? मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ देता हूँ बेटा आपको। ये भी अगेन बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, बोर्ड पे इसको लिखने का फायदा कोई नहीं है, आप इसको बुक से पढ़ सकते हैं। मैं आपके पास बता देता हूँ। अलॉय कंपैरेटिवली चीप होते हैं, अलॉय फ्लेक्सिबल होते हैं, हार्ड होते हैं, अलॉय लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जल्दी से करोड नहीं करते, इन पे रस्टिंग नहीं होती है, ड्यूरेबल होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं। ये आम मेटल्स के मुकाबले में ज्यादा बेटर कंडक्टर हो सकते हैं, लेकिन आप इसके मुकाबले में नॉन कंडक्टर अलॉय भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो बुक में भी लिखी हैं। आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ अलॉयज जो हैं उनका मैं जिक्र कर देता हूं। आपके पास बेटा एक अलॉय जो तैयार किया जाता है वो है ब्रास, एक अलॉय जो तैयार किया जाता है वो है ब्रॉन्ज, एक अलॉय जो तैयार किया जाता है बेटा वो है जी आपके पास नाइक्रोम। इनके अलावा भी हैं लेकिन हमारे टेक्स्ट में इन तीन अलॉयज का जिक्र किया गया है। अगर ब्रास अलॉय का जिक्र किया जाए तो बेटा ब्रास जो है इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। 60 to 80% कॉपर होता है, 20 to 40% आपके पास जिंक है। ये रेशियो इस तरह से याद रखी जाएगी, अगर 60% कॉपर हुआ तो 40% जो है वो जिंक होगा, और अगर 80% कॉपर हुआ तो 20% आपके पास जो है वो जिंक होगा। इस अलॉय को हम ब्रास का नाम देते हैं। ब्रॉन्ज बेटा, ब्रॉन्ज जो है आपके पास ये अलॉय है कॉपर एंड टिन का। 90 to 95% कॉपर है, जबकि 5 to 10% जो है बेटा आपके पास इसमें टिन होता है। ये भी अगेन आपने याद रखना है, अगर 90% कॉपर हुआ तो 10% टिन होगा, और अगर 95% अब ये 5%। नाइक्रोम बेटा, नाइक्रोम अलॉय जो है उसमें निकल का जिक्र किया जाता है, क्रोमियम का जिक्र किया जाता है, और आपके पास आयरन का जिक्र किया जाता है। मैं परसेंटेजेस बता देता हूँ आपको। नाइक्रोम में बेटा 60% जो है वो निकल है, आपके पास 15% जो है वो इसमें क्रोमियम है, और 25% जो है बेटा आपके पास यहाँ पर आयरन मौजूद होता है। इन अलॉयज की प्रॉपर्टीज हमारे टेक्स्ट में मौजूद हैं, आप वहां से इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लें। ये अलॉयज जो हैं वो हमारे पास बहुत सारे यूजफुल ऑर्नामेंट्स को या यूजफुल हाउस होल्ड्स को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ इनमें से ऐसी ड्यूरेबल होती हैं कि हम उनसे रेल रोड वगैरह भी तैयार करते हैं। ये जितनी ट्रेन की पटरियां वगैरह होती हैं वो भी बनाई जाती हैं, जल्दी खराब नहीं होती हैं, तो इनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इनको बनाया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।